सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज सॉल्वर पेपर वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें हम कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स, फायर मैकेनिक्स, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, सिटी बोले तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इरिगेशन, CMA-ED इतने सब्जेक्ट इस वॉल्यूम में कवर करेंगे। इसके 2 पार्ट बनेंगे, मैराथन क्लास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वार्ट्ज, अब्रक, फेल्सपर तथा कैल्साइट इत्यादि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। बेसाल्ट व ट्रैप चट्टानें अरवेदार तथा अस्तरीय होती हैं। आग्नेय चट्टान को अस्तरीय चट्टानें अर्थात अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, शैल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी चट्टानें अर्थात सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होते हैं। नीज बोले तो ग्रेनाइट पत्थर कैंतिक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो ग्रेनाइट के रूपांतरण के दौरान तैयार होता है। चूना पत्थर को तलछटी चट्टान अर्थात सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कायांतरण के दौरान संगमरमर पत्थर में रूपांतरित हो जाता है। बलुआ पत्थर अर्थात सैंडस्टोन को कायांतरण के दौरान क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। शेल पत्थर जो असादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, कायांतरण के दौरान स्लेट का रूप धारण कर लेता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट इत्यादि स्तरीय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट इत्यादि चट्टानें रवेदार चट्टान अर्थात क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं। स्लेटी पत्थर परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती हैं। मृत्तिका में चट्टानों का मुख्य घटक मृत्तिका अर्थात एल्यूमिना होता है। स्लेट, लैटेराइट इत्यादि पत्थर मृत्तिका में चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चक्की अर्थात बाल मिल का प्रयोग किया जाता है। पत्थरों के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने को पत्थर का उपचार या संशोषण कहते हैं। यह संशोषण किया छायादार स्थान पर रखकर 6 से 12 महीने तक किया जाता है। दीवार के कोनों पर कोनिया प्रयोग किया जाता है। खंडकी पत्थर दीवार के फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। अच्छे इमारती पत्थर की संतुलन सामर्थ्य 1000 kg/cm² से अधिक होना चाहिए। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संतुलन सामर्थ्य परीक्षण अर्थात क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। स्लेटी तथा संगमरमर पत्थर विद्युत के कुचालक होते हैं। मृत्तिका में पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। पत्थर को अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। जलीय संरचनाओं, पुल, प्रस्तंभ, प्रतिधारक दीवार, प्रकाश स्तंभ, बांध, गोदी कार्य के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नीज पत्थर प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मॉड्यूलर ईंट की सामान्य माप 19x9x9 सेंटीमीटर अर्थात शुद्ध माप होती है। ईंट को पकाने के लिए पत्थरी कोयला का प्रयोग किया जाता है। ईंटों की दीवार की न्यूनतम मोटाई 10 सेंटीमीटर जबकि पत्थर की दीवार की मोटाई 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट पत्थर की तुलना में अधिक अग्निशव होती है। ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक बालू या सिलिका होता है। ईंट की मृदा में एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है और अधिक पकने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ईंट की मृदा में चूना गालक अर्थात फ्लक्स का कार्य करता है। ईंट के निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा ट्रिक है सालिम। बालू या सिलिका 50 से 60%, चूना 2 से 5%, चिकनी मिट्टी बोले तो एल्यूमिना 20 से 30%, लौह ऑक्साइड बोले तो 3 से 5%, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब 1% होते हैं। ईंट को अपना विशेष रंग लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण प्राप्त होता है। ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए पगमिल का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट को
24 घंटे पानी में रखने पर यह अपने शुष्क भार का 20% या 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 70 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उस पर 140 kg/cm² की दर से भार लगाया जाता है। सामान्य ईंट 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अग्निशय ईंट 1700 डिग्री ताप पर पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध चूना सी ग्रेड की चूना होती है। चूने का निस्तापन ताप 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध चूना प्लास्टर कार्य तथा दीवार पर सफेदी करने कार्य में प्रयोग करते हैं। जली चूना को ए श्रेणी का चूना कहते हैं। इसका उपयोग जली संरचनाओं के लिए किया जाता है। चूने में उपस्थित मुक्त चूना की मात्रा का पता लगाने के लिए निर्दोषिता परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण ली चैटलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। अनबुझे चूने का भार 1050 kg/m³ होता है। शुद्ध चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक होती है, जो कि अन्य श्रेणी की अपेक्षा इसमें सर्वाधिक होती है। शुद्ध चूना का प्रारंभिक जमावकाल 2 घंटे होता है और अंतिम जमावकाल 48 घंटे अर्थात 2 दिन होता है। शुद्ध चूना को बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 2 गुना से भी अधिक फूल जाता है। जली चूना ए श्रेणी का चूना होता है। यह जली संरचनाओं के नींव में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट के कच्चे पदार्थ। ट्रिक है लसा GMS, कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 65%, सिलिका बोले तो SiO2 70 से 25%, एल्यूमिना बोले तो Al2O3 3 से 8%, जिप्सम बोले तो CaSO4 3 से 5%, लौह ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 3 से 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 1 से 3%, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 1%। सीमेंट का मुख्य घटक चूना होता है। सीमेंट में एल्यूमिना सीमेंट की शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सीमेंट को निर्दोषिता प्रदान करता है। सीमेंट बनाते समय निस्तापन क्षेत्र का तापमान 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर क्षेत्र का तापमान 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर का व्यास 5 mm से 10 mm तक होता है। सीमेंट में मैग्नीशियम 6% से अधिक नहीं होता है। सीमेंट को IS चालनी 90 म्यू से 15 मिनट तक छानने पर अवशेष 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साधारण सीमेंट की 3 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 160 kg/cm² तथा 7 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 220 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट को जलाने पर इसके भार में 4% से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए। सीमेंट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर 1.5% से अधिक अविलेय अवशेष नहीं होना चाहिए। एक बोरी सीमेंट का आयतन 0.0347 m³ होता है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण 70.6 mm माप का घन बनाकर किया जाता है। शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमावकाल 5 मिनट जबकि अंतिम जमावकाल 30 मिनट लिया जाता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं में स्थूल कंक्रीट कार्य जैसे बांध, पुल की कूपक, नींव आदि के लिए किया जाता है। सीमेंट का प्रारंभिक जमावकाल विकाट उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। सघनता बोले तो गाढ़ापन कंसिस्टेंसी परीक्षण भी विकाट उपकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ताजे कटे हुए वृक्ष में इसके भार का 100 से 200% तक नमी व रस होता है, जबकि सामान्य प्रकाष्ठ में यह नमी 10 से 12% ही होता है। प्रकाष्ठ में शुष्क गलन बोले तो ड्राई रूट रोग फफूंद के कारण होता है। फफूंद इसे खाकर पाउडर के रूप में बदल देते हैं। प्रकाष्ठ में गीला गलन रासायनिक गलन होता है।
इस रोग से प्रकाश के रेशे गलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भूरे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। यह रोग प्रकाश को बार बार शुष्क और गीला स्थिति में डाले रखने से होता है। क्रियोसोटिंग तेल एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो लकड़ी अथवा टार के आसवन से प्राप्त होता है। यह काले भूरे रंग का विषैला व कीटाणुनाशक तैलीय पदार्थ होता है। प्लाईवुड टीक, महोगनी, ओक इत्यादि वृक्षों से बनाया जाता है। रेलवे स्लीपर देवदार, कैल, सैल, चीड़ इत्यादि वृक्ष की सहायता से बनाया जाता है। विनियर बनाने के लिए सामान्यतः टीक, रोजवुड, तून, शिशु, अखरोट इत्यादि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मृदु इस्पात एक अधिक प्रत्यास्थता वाली धातु होती है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट व साइराइट इत्यादि लोहे के अयस्क बोले तो ओरीज होते हैं। जब लौह धातु पर जिंक का लेप किया जाता है तो यह जस्तीकरण अर्थात गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। जब लौह धातु को टीन में डुबोया जाता है तो यह टीन प्लेटिंग कहलाता है। कॉपर, निकिल तथा क्रोमियम का प्रलेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंट का मूल घटक आधार अर्थात बेस होता है जो कि धातुओं का ऑक्साइड होता है। यह सतह पर एक अपारदर्शी झिल्ली बनाता है। सफ़ेदा बोले तो वाइट बेड, सिंदूर बोले तो रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, लिथोफोन, श्वेत टाइटेनियम, एल्यूमिनियम चूर्ण इत्यादि पेंट के आधार के रूप में अर्थात बेस के रूप में काम करते हैं। अलसी का तेल, पोस्त का तेल, काष्ठफल तेल, टंग तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि पेंट में वाहक बर्थ कैरियर के रूप में कार्य करते हैं। काजल, ब्लैक लैंप, जला हुआ अंबर, प्रूसियन नील, हिरमीज, पीली मिट्टी, नील थोथा इत्यादि रंग वर्णक बोले तो कलरिंग पिगमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तारपीन का तेल, स्प्रीट, बेंजीन, घुलनशील नेप्था इत्यादि पेंट में तरलक बोले तो सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए अक्रिय पूरक अर्थात एडल्टरेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। तारपीन का तेल पाइन पेड़ से निकाला जाता है। इनेमल पेंट उच्च कोटि का दीर्घ आयु वाला पेंट होता है। इस पर गर्म तथा ठंडे पानी, भाप, क्षार, अम्ल, गैस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारों तथा अन्य वाहनों पर सेलुलोज पेंट किया जाता है। सेलुलोज को पेट्रोल में घोलकर बनाया जाता है। वायुयानों, मोटर गाड़ियों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर सेलुलोज पेंट किया जाता है। एस्बेस्टस पेंट अग्नि प्रतिरोधी पेंट होता है। सोलोगनल पेंट का उपयोग मुख्यतः लकड़ी कार्यों पर इसका शुष्क व गीलापन रोकने तथा कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। लाख, अंबर, गोंद, कोयला इत्यादि रेजिन पदार्थ को तारपीन, एल्कोहल या स्पिरिट में घोलकर वार्निश बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कृत्रिम रुई, रेशा बोर्ड, एल्यूमिनियम पन्नी, केनील कांच, कार्क, नमदा, एस्बेस्टस तथा थर्माकोल ऊष्मारोधी पदार्थ होते हैं। ध्वनिका प्लास्टर बोले तो एकॉस्टिक प्लास्टर, ध्वनिका बोर्ड, ध्वनिका टाइलें, कांच रुई, कार्क रबर, नमदा इत्यादि पदार्थ ध्वनि रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम अर्थात CaSO4 × 2H2O। जिप्सम कैल्शियम का जेली सल्फेट होता है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। थर्माकोल पॉलीस्टीरीन नामक एक विशेष प्लास्टिक से बनाया जाता है। थर्माकोल का उपयोग भवन में वातानुकूलन व शीतगृहों में किया जाता है। पडलो, सीको, इम्प्रो, कंपोसील, एक्वासील, डेम्प्रो, रेनक्स, सीमेंटोन इत्यादि जलरोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
बिटुमन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। यह कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त होता है। फ्लिंट कांच उच्च कोटि के बर्तन बनाने, लेंस, रेडियो वाल्व इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण बनाने, घरेलू सामान बनाने, बिजली की वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। पानी द्वारा जो मृदा प्रवाहित होती हैं और परिवहन के दौरान जमना शुरू हो जाती हैं, जलोढ़ मृदा अर्थात एलुवियल सॉइल कहलाती हैं। नदियों के उद्गम तथा झीलों के तली पर जमी मृदा सरोवरी मृदा अर्थात लैकुस्ट्राइन कहलाती हैं। एओलियन मृदा वायु द्वारा परिवहित की गई होती है। मृदा के बड़े कण हवा द्वारा प्रभावित होते हैं तो शीघ्र बैठ जाते हैं और टीले का निर्माण करते हैं। यदि चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान के ऊपर ही जमा रहता है और वहीं पर मृदा का निर्माण करता है तो इस प्रकार की मृदा अवशिष्ट मृदा अर्थात रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेत के कणों का आकार 0.075 mm से 4.75 mm के मध्य होता है, जबकि बजरी के कणों का आकार 4.75 से 80 mm के मध्य होता है। सिल्ट के कणों का आकार 0.002 से 0.075 mm के मध्य होता है। चिकनी मिट्टी अथवा मृत्तिका यानी क्ले के कणों का आकार 0.0002 से 0.002 mm तक होता है। मृत्तिका का निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से होता है। बेंटोनाइट मृदा ग्राउटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मृत्तिका में सबसे अधिक सुगठिता का गुण पाया जाता है। संसंजनहीन मृदाओं में एकल कड़ी संरचना का गुण पाई जाती है। रेत व ग्रेवल में रिक्तता अनुपात अर्थात वाइट्स का मान 0.3 से 1 के बीच होता है। समांग अर्थात होमोजीनियस मृदा में एकल कड़ी संरचना पाई जाती है। गुरुत्वीय बल प्रभावहीन मृदा कणों का माप 0.5 × 10⁻³ mm होता है। काली कपासी मृदा में उर्डी संरचना फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऐसी मृदा पिंड जिसमें ठोस वायु व जल तीनों विद्यमान रहते हैं आंशिक रूप से संतृप्त मृदा पिंड कहलाती है। मृदा पिंड में रिक्त स्थानों का आयतन तथा ठोस कणों के आयतन का अनुपात रिक्तता अनुपात अर्थात वाइट्स रेशियो कहलाता है। मृदा पिंड में रिक्त स्थानों का मान रंध्र स्थानों के मान पर निर्भर करता है। मृदा का संतृप्त अवस्था में संतृप्त अंश 100% होता है। मृदा का शुष्क अवस्था में संतृप्त अंश का मान 0 होता है। मृदा प्रति 10 में जल के भार तथा ठोस कणों के भार के अनुपात को जलांश अर्थात वाटर कंटेंट कहते हैं। स्मॉल w बराबर WW/WS। पिग्नोमीटर विधि द्वारा मृदा में जलांश की मात्रा तथा विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात किया जाता है। मृदा का जलांश ज्ञात करने के लिए मिट्टी को 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। पिग्नोमीटर विधि से मृदा पिंड का जलांश ज्ञात करने के लिए मृदा का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना आवश्यक होता है। कार्बनिक मृदाओं का जलांश ज्ञात करने के लिए मृदा को 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करना पड़ता है। मृदा का जलांश ज्ञात करने के लिए मृदा की 300 ग्राम मात्रा ली जाती है। विशिष्ट गुरुत्व बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई नहीं होती है, यह सेम यूनिट की रेशियो होती है। मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व का मान सामान्यतः 2.6 से 2.7 के मध्य लिया जाता है। मृदा की सामर्थ्य विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है। मृदा पिंड का घनत्व सूचकांक का मान 0 से 1 तक होता है। जब मृदा प्रकृति में एकदम ढीली अवस्था में होती है तो उस समय मृदा का घनत्व सूचकांक ID का मान 0 होता है। सघन अवस्था के लिए मृदा का घनत्व सूचकांक का मान 1 होता है। मृदा का घनत्व विशिष्ट गुरुत्व रिक्तता अनुपात तथा संतृप्त अंश पर निर्भर करता है। शुष्क अवस्था में संतृप्ति अंश का मान 0 होता है। संतृप्त अवस्था में मृदा का संतृप्ति अंश का मान 100% होता है अर्थात S बराबर 1 होता है। संतृप्ति अंश शुष्क घनत्व तथा स्थूल एकांक भार में
संबंध संतृप्त घनत्व बराबर संतृप्त में मृदा का भार बटे मृदा का कुल आयतन अर्थात यश बराबर VW/VB। निमग्न अवस्था में मृदा पूर्णतः पानी में डूबी हुई होती है। निमग्न घनत्व अर्थात सबमर्ज्ड तथा संतृप्त घनत्व में संबंध मृदा का निमग्न घनत्व बराबर संतृप्त घनत्व -1 होता है। संतृप्त मृदा के लिए वायु रंध्रों का प्रतिशत मान 0 होता है। रिक्तता अनुपात तथा सघनता में संबंध सघनता बराबर रिक्तता अनुपात अपान 1 प्लस रिक्तता अनुपात। मृदा में उपस्थित विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्रा ज्ञात करने को कण परिमाप विश्लेषण कहते हैं। चालनी के जालियों का आकार वर्गाकार होता है। चालनी को IS 460/1962 भारतीय मानक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार सबसे छोटी माप की चालनी का नंबर 45 म्यू अर्थात 0.045 mm होता है। 75 म्यू से कम माप के कणों का चालनी वितरण चालनी विश्लेषण से ज्ञात करना संभव नहीं है। स्टोक्स के नियम के अनुसार जल में निलंबित कणों के नीचे बैठने की दर के माप के वर्ग के समानुपाती होता है। स्टोक्स नियम 0.0002 mm से 0.2 mm माप के कण के लिए लागू होता है। कोलाइडी कणों की माप 0.0002 mm से कम होती है। 75 म्यू से कम माप के कणों के लिए अवसादन विश्लेषण अर्थात सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समानता गुणांक मृदा के D60 व D10 का अनुपात होता है। यदि किसी मृदा में सभी कणों की माप एक समान हो तो समानता गुणांक का मान 1 होगा। समवर्गी मृदा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए समानता गुणांक का मान 1 से 5 तक होता है। यदि समानता गुणांक का मान 5 से 15 के मध्य है तो मृदा कुवर्गी मृदा अर्थात पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगी। अधिक सुवर्गी रेत के लिए समानता गुणांक का मान 6 से अधिक होता है अर्थात सेंट के लिए बोल रहा है। यदि समानता गुणांक का मान 15 से अधिक है तो मृदा सुवर्गी मृदा अर्थात वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। वक्रता गुणांक का मान D30 के स्क्वायर तथा D10 व D60 के गुणनफल के अनुपात होते हैं अर्थात CC बराबर D30 का होल स्क्वायर अपान D60 इंटू D10। अधिक सुवर्गी ग्रेवल के लिए समानता गुणांक का मान 4 से अधिक होता है। सुवर्गी मृदा के लिए वक्रता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का मान 1 से 3 के मध्य होता है। सुघट्य अवस्था और अर्धठोस अवस्था में अंतर को सुघट्य सीमा अर्थात प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। संकुचन सीमा अर्थात श्रिंकेज लिमिट अर्धठोस व ठोस अवस्थाओं का अंतर होता है। द्रव सीमा अर्थात लिक्विड लिमिट द्रव व सुघट्य अवस्थाओं में भेद करती है। जिन मृदाओं का सुघट्यता सूचकांक का मान अधिक होता है वे मृदाएं संपीड्य अर्थात कंप्रेसिबल होती हैं। यदि मृदा की संपीड्यता का मान उच्च होता है तो मृदा कम पारगम्यता वाली अर्थात लो परमिएबिलिटी होगी जैसे चिकनी मिट्टी। यदि मृदा का सघनता सूचकांक का मान 0 है तो मृदा द्रव सीमा पर होगी। यदि मृदा का सुगमता सूचकांक का मान 1 इकाई है तो मृदा सुघट्य सीमा पर होगी अर्थात IC बराबर WL-W/WL-WP। यदि सघनता सूचकांक का मान ऋणात्मक है तो मृदा द्रव की तरह व्यवहार करती है। यदि द्रव सीमा एवं सुघट्य सीमा का मान 1 है तो मृदा स्थूल कणों वाली तथा संसंजनहीन मृदा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च सुघट्यता वाली अकार्बनिक मृत्तिका को CH से सूचित किया जाता है। यदि किसी मृदा का संकेत Ml हो तो मृदा निम्न संपीड्यता वाली अकार्बनिक सिल्ट अर्थात लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट होगी। मध्यम संपीड्यता वाली अकार्बनिक सिल्ट को Mi से सूचित किया जाता है।
निम्न संपीड्यता वाली सिल्ट एवं मृत्तिका का द्रव सीमा 35% से कम होता है। उच्च संपीड्यता वाली सिल्ट एवं मृत्तिका का द्रव सीमा 50% से अधिक होती है। मृदा के स्थलीय पहचान के लिए वेट एवं मैनिपुलेटेड सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें से पानी बह सकता है पारगम्यता अर्थात परमीबिलिटी कहलाता है। साफ ग्रेवल की पारगम्यता 1 से अधिक अर्थात उच्च पारगम्यता होती है। मृत्तिका की पारगम्यता का मान 1 × 10⁻⁻⁶ से कम अर्थात अपारगम्यता होती है। स्थूल रेत अर्थात कोर्स सैंड की पारगम्यता का मान 1 × 10⁻² सेंटीमीटर/सेकंड होती है। पारगम्यता की इकाई सेंटीमीटर/सेकंड होती है। सिल्ट युक्त रेत की पारगम्यता 1 × 10⁻³ से लेकर 1 × 10⁻⁴ तक होती है अर्थात निम्न पारगम्यता होती है। उच्च पारगम्यता वाली मृदाओं की पारगम्यता स्थिर विधि या अचल शीर्ष परीक्षण कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। चौर प्रतिवर्ती अस्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण निम्न पारगम्यता वाली मृदा के लिए उपयुक्त होती है या प्रायः संसंजक युक्त मृदा के लिए उपयुक्त होती है। मृदा का संघनन करने से उसके अपरूपण धारण क्षमता तथा स्थायित्व में वृद्धि होती है। असंजक मृदाओं की कुटाई के लिए कंपन रोलर अर्थात वाइब्रेशन रोलर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मृत्तिका की कुटाई के लिए स्थैतिक रोलर प्रयोग किया जाता है। सड़क कार्य में चिकने पहिए वाले रोलर सर्वाधिक प्रयोग होने वाला रोलर है। सड़क के आधार परत की मोटाई के लिए ग्रिड रोलर प्रयोग किया जाता है। कंपनशील रोलर की आवृत्ति 2000 से 5000 कंपन पर मिनट लगभग होती है। किसी मृत्तिका की सामर्थ्य संसंजकता पर निर्भर करती है। कूलम के अनुसार मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मृदा कणों में संसंजकता मृदा कणों पर आने वाले कुल अभिलंब प्रतिबल एवं मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष अपरूपण प्रतिबल मृदा का अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वे नींव जिनकी गहराई उसकी चौड़ाई कम होती है उथली नींव अर्थात शैलो फाउंडेशन कहलाती है। हल्की व मध्यम भार वाली संरचनाओं में उथली नींव प्रयोग किया जाता है। नींव की गहराई ज्ञात करने के लिए रैंकिंग सूत्र D = P/W कोष्ठक में 1 - sin θ / 1 + sin θ का होल स्क्वायर होता है। नींव की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र B = 2T + 30 सेंटीमीटर होता है। बहुमंजिली इमारतों को बनाने में पाइल नींव का चयन किया जाता है। जलीय कटाव वाले स्थानों पर पाइल नींव कुशन नींव प्रयोग में लाया जाता है। नींव तल पर मृदा का वह भार जो इकाई क्षेत्रफल पर विफल हो जाता है भार धारण क्षमता कहलाती है। मृदा का सुरक्षा गुणांक का मान सामान्यतः 3 से 5 के बीच होता है। संसंजनहीन मृदाओं की अधिकतम सुरक्षित धारण क्षमता का मान 45 टन/मीटर² लिया जाता है अर्थात सैंड के लिए। संसंजक मृदा की न्यूनतम धारण क्षमता का मान 5 टन/मीटर² लिया जाता है अर्थात क्ले और सिल्ट। सबसे पहले चट्टानों के विघटन में अभ्युत्थान अर्थात अपहीवल क्रिया होती है। मृदा का वह गुण जो संरचना को स्थायी बनाए रखने में विशेष योगदान देता है अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। मृदा का द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए उपकरण द्वारा 25 बार झटके दिए जाते हैं जिसमें से 10 mm खांचा भर जाए। D10 वह चालनी माप प्रदर्शित करता है जिससे मृदा प्रतिदर्श के 10% कण पारित हो जाएं। D10 को प्रभावी माप भी कहते हैं। मृदा का अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य का मान 10 से 25 किलो न्यूटन/mm² होता है। रेत में अनुकूलतम जलांश का मान 6 से 10% होता है। भारतीय मानक के अनुसार मृदा के भारी संघनन अर्थात कंपैक्शन के लिए प्रयुक्त हैमर का भार 4.89 kg लिया जाता है। ढीली अवस्था में रेत के लिए
विश्राम कोण का मान 36 से लेकर 48 डिग्री तक होता है। कूलम्ब का अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण टाउ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा बार प्लस टाउ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा बार टेन थीटा होता है। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण द्वारा मृदा का अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। मृदा का पार्श्विक दाब निष्क्रिय मृदा दाब कहलाता है। रेतीली मृदा का निकटतम रिक्तता अनुपात का मान 60% होता है। सक्रिय बोले तो एक्टिव मृदा प्रेशर गुणांक का मान Ka बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा होता है। निष्क्रिय मृदा दाब अर्थात बोले तो पैसिव प्रेशर फैक्टर Kp बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा होता है। वायु रन तथा संतृप्त अंश के बीच संबंध AC बराबर D कोष्टक में 1 माइनस n होता है। नम मृदा में संतृप्त अंश का मान 50 से 75% होता है। किसी मृदा का सुगठता सूचकांक 0 होने पर वह रेत अर्थात सेंड मृदा होगी। कोहेजन लेस डार्सी के नियमानुसार मृदा में प्रवाह की दर Q बराबर KAI द्वारा ज्ञात किया जाता है। मृदा की पारगम्यता संरंध्रता रिक्तता अनुपात मृदा कणों की माप से प्रभावित होती है। सबसे कम पारगम्यता मृत्तिका की होती है। यदि भार के कारण किसी मृदा के आयतन में कमी आ जाती है तो वह प्रारंभिक संघनन कहलाता है। मृदा में जल की मात्रा अधिकतम 100% हो सकता है। अटलबर्ग के अनुसार मृदा मध्य सुघट्ट अवस्था की होगी यदि सुघट्टता सूचकांक का मान अर्थात IP का मान 7 से 17 के मध्य हो। तापमान में वृद्धि के कारण संघनन अर्थात कंसोलिडेशन की दर में परिवर्तन होता है। एक मृदा के छिद्र केवल हवा से पूरी तरह भरे हुए हैं तो मृदा को सूखी मृदा कहा जाता है। मृदा का वह गुण जो अपनी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है तथा जो इसके पुनः गठन के दौरान अल्पकाल में इनके नमी अंश में परिवर्तन किए बिना क्षय हो जाती है, कंपानुवर्ती अर्थात थिक्सोट्रॉफी कहलाती है। एक मृदा की संपीड़न सामर्थ्य नेक्स्ट पॉइंट विश्राम अवस्था एट द रेस्ट में मृदा का दाब प्रत्यास्थ सिद्धांत थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी द्वारा ज्ञात किया जाता है। संरंध्रता अर्थात n रिक्तता अनुपात E के बीच संबंध E बराबर n अपान 1 माइनस n होता है। एक नम्य मृदा की अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए वेन अपरूपण परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मृदा पर संसंजक का प्रभाव सक्रिय मृदा दाब तीव्रता को कम लेकिन निष्क्रिय दाब तीव्रता में वृद्धि करना होता है। धारण क्षमता NC NQ और N सिग्मा फलन मृदा का आंतरिक घर्षण कोण है। जब जल तल जमीन की करीब होती है तो मृदा की धारण क्षमता घटकर एक आधी रह जाती है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में मृदा के प्रदर्शन में सुधार या इसे बनाए रखने के लिए इसमें सम्मिश्रक मिलाया जाता है। यह क्रिया मृदा स्थिरीकरण कहलाता है। मृदा अभियांत्रिकी की रचना टरजागी द्वारा किया गया। सिल्ट का अधिकतम आकार का माप 0.06 mm होता है। मृदा के पारगम्यता गुणांक का मान 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होता है। संघनन में समय घटक को CV × T/D² के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक त्रिअक्षीय परीक्षण में ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिबल अन्य दो दिशाओं में प्रतिबल से अलग होता है। यदि आधार वाटर टेबल के साथ संपर्क में है तो धारण क्षमता के लिए घटाव गुणक का अधिकतम मान 50% होता है। एक प्लेट भार में प्रयोग की जाने वाली प्लेट की न्यूनतम परीक्षण आकार 30 × 30 सेंटीमीटर होता है। अटलबर्ग के अनुसार मृदा मध्य सुघट्ट कही जाती है अगर सुघट्टता सूचकांक IP या PI का वैल्यू 7 से 17 के मध्य हो। मृदा पर आधारित परम संघनन निपटान संरचना प्रारंभिक रिक्तता में वृद्धि के साथ घट जाती है। बाह्य बलों के द्वारा संतृप्त मृदा द्रव की अपरूपण सामर्थ्य का अचानक क्षय होना व उसका एक द्रव के समान व्यवहार करना त्वरित अवस्था कहलाता है।
संघनन गुणांक का मान जमने के समय दर मूल्यांकन के लिए किया जाता है। उचित त्रिअक्षीय परीक्षण एक उतराई समस्या का तत्काल स्थिरता का आकलन करने के लिए संघनित अनप्रवाहित परीक्षण मिट्टी ढलान की खुदाई के रूप में होगा। मिट्टी के अपरूपण समाप्त परीक्षण अबाधित नमूने के बिना नहीं किया जा सकता है। वह मृदा जो हवाओं द्वारा लाई गई होती है लोएस मृदा कहलाती है। पीट अकार्बनिक मृदा होती है। साधारणतः समुद्र तल में जमी मृदा में जलांश के निर्धारण के लिए ओवन ड्राइंग विधि सबसे उपयुक्त है। चिकनी मृदा की कुटाई के लिए सीप फुट रोलर प्रयोग में लाते हैं। एक पुनर्गठित नमूने के लिए जिसकी द्रव सीमा 50% है, संपीड़न सूचकांक का मान 0.28 होगा। दाब के नियत मान पर अपरूपण के कारण मृदा के विस्तार को विस्तारिता अर्थात डिलाटेंसी कहा जाता है। प्लेट भार परीक्षण में मुख्य अवलोकन परीक्षण प्लेट का जमना होता है। गति श्यानता की इकाई एक स्टॉक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि संघनन अंश का मान 50% है तो समय गुणांक का मान 0.197 होगा। मृदा की सघनता सूचकांक को WL-W/IP से परिभाषित किया जाता है। मृदा की संघनन परीक्षण में वक्र को स्थापित करने के लिए संघनन गुणांक विधि का प्रयोग करते हैं। मृदा पिंड सुघट्य अवस्था में होती है जब वह विफल होने के कगार पर हो। मृत्तिका पर एक समान चक्रीय आधार के केंद्र पर सक्रिय दाब न्यूनतम होता है। ससंजक मृदा पर प्रयुक्त गाढ़ता अपरूपण सामर्थ्य की सूचक है। मुख्यतः रिक्तता के कारण पानी के बाहर आने से मृदा के आयतन में कमी प्रारंभिक संपीड्यता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं आदर्श तरल कहलाते हैं। आदर्श तरल बोले तो आइडियल फ्लूइड में पृष्ठ तनाव व श्यानता के गुण नहीं पाया जाता है। वे तरल जिसमें पृष्ठ तनाव तथा श्यानता गुण पाया जाता है व्यवहारिक तरल कहलाता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार इकाई आयतन का भार होता है। अपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन इकाई सन्नति का आयतन होता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध करता है श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहलाता है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। शुद्ध गतिक श्यानता की इकाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र की स्थिति गुरुत्व केंद्र पर होती है। पीजोमीटर नली द्वारा द्रव दाब मापते हैं। बोर्डनर नली दाब गेज का उपयोग उच्च द्रव दाब मापने में किया जाता है। द्रव विसर्जन मापने की इकाई मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। सातत्य समीकरण द्रव की अविनाशता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सातत्य समीकरण अपरिवर्ती प्रवाह के लिए लागू होता है। अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव की औसत गति ली जाती है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के अविनाशता के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरी मापी का प्रयोग द्रव की मात्रा मापने में किया जाता है। अभिसारी शंक्वाकार नली की लंबाई 2.5 × d होता है जबकि अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई 7.5 × d होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नलों में स्तरीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 2000 से कम होता है। यदि रेनॉल्ड्स संख्या 4000 से अधिक हो तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। निम्न क्रांतिक वेग के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 होता है। पानी में न्यूटोनियन प्रवाह होता है। द्रव का बूंद के रूप में नीचे की ओर गिरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। मैनोमीटर का प्रयोग कम दाब मापने में किया जाता है। उत्प्लावन केंद्र विस्थापित द्रव के दाब केंद्र पर होता है। किसी पाइप के व्यास के मध्य बिंदु पर वेग का मान अधिकतम होता है। पाइप में प्रवाह वेग ज्ञात करने के लिए पिटाट ट्यूब प्रयोग किया जाता है। जड़त्व बल तथा श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। छोटा बेलनाकार बाह्य मुखांग वेना कॉन्ट्रैक्टा आरिफिस के बाहरी सिरे से आरिफिस के व्यास के 1/4 दूरी पर लगाया जाता है। किसी आरिफिस पर विसर्जन CD × B × √2GH से ज्ञात किया जाता है।
सातत्य समीकरण A1V1 इक्वल टू A2V2 होता है। वह प्रवाह जो वक्राकार धारा बनाती है द्विविमीय प्रवाह कहलाती है। किसी आयताकार नाच पर द्रव का विसर्जन शीर्ष कैपिटल H के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। जेट संकोच पर जेट का सैद्धांतिक वेग का मान √2gh होता है। किसी बड़े आयताकार ऑरिफिस से विसर्जन ज्ञात करने के लिए Q बराबर 2/3 CD × B √2g कैपिटल H 2 के होल स्क्वायर कैपिटल H 2 के पावर 3/2 माइनस कैपिटल H 1 के पावर 3/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। पूर्ण रूप से डूबे हुए ऑरिफिस में विसर्जन का मान CD × B √2gh द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पाइप द्वारा अधिकतम शक्ति संचरण का कुल शीर्ष सप्लाई का 1/3 भाग होता है। पाइप द्वारा शक्ति संचरण तीव्रता का मान अधिकतम 66.7% होता है। सामान्य रूप से नोजल का आकार अभिसारी होता है। वेंचुरी फ्लूम गुणांक का मान 0.93 होता है। एक पॉइज का मान 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। एक स्टॉक का मान 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की श्यानता का मान 1 सेंटीपॉइज होता है। सामान्यतः जल न्यूटोनियन तरल होता है। गैस का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता बढ़ जाता है। जब द्रव की स्तरीय प्रवाह अर्थात लेमिनार फ्लो समाप्त हो जाता है तो वह न्यूनतम क्रांतिक वेग कहलाता है। स्तरीय प्रवाह में दाब शीर्ष हानि का मान वेग के समानुपाती होती है। जब मैक संख्या का मान 6 से अधिक होता है तो वह हाइपरसोनिक कहलाता है। आयताकार चैनल से अधिकतम विसर्जन चौड़ाई गहराई का 2 गुना होने पर प्राप्त किया जाता है। मुखांक की लंबाई उसके व्यास का 2.5 गुना लिया जाता है। मेनिंग का सूत्र चैनल में प्रवाह ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। शिपोलेटी नाच का आकार समलंबाकार होता है। ओजीवीयर का प्रयोग सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है। जब किसी नल की लंबाई उसके व्यास का 500 गुना से अधिक हो तो नल लंबा नल कहलाएगा। किसी वृत्ताकार काट वाले पूरे भरे नल के लिए द्रव्य मध्यमान गहराई D/4 होता है। एक आयताकार चैनल की चौड़ाई B तथा शीर्ष की ऊंचाई h हो तो द्रव्य मध्यमान गहराई का मान BH/B+2h होगा। नेक्स्ट, अधिकतम मितव्ययी काट वह होगी जिसकी भीगी परिमाप न्यूनतम हो। जलाशय से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने वाले मार्ग को पेन स्टॉक कहते हैं। टरबाइन में दीर्घवृत्ताकार बकेट प्रयोग किया जाता है। जल शक्ति परियोजनाओं में सर्ज टैंक पेन स्टॉक का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दिया जाता है। गति श्यानता की इकाई पास्कल सेकेंड होती है। किसी डूबे पिंड का दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। साइफन का प्रयोग विभिन्न तल पर 2 जलाशयों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक मानक वायुमंडलीय दाब का मान 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। खुली चैनल में प्रवाह ज्ञात करने के लिए मेनिंग सूत्र 1/n × m⁻²³ × I⁻1/2 का प्रयोग किया जाता है। ऑरिफिस का प्रयोग विसर्जन मापने में किया जाता है। अधिकतर विसर्जन मापने में वृत्ताकार ऑरिफिस प्रयोग किया जाता है। जेट संकोच पर जेट के क्षेत्रफल तथा ऑरिफिस के क्षेत्रफल का अनुपात संकुचन गुणांक कहलाता है। छोटे तथा तीक्ष्ण धार के लिए संकुचन गुणांक Cc का मान 0.64 लिया जाता है। वेग गुणांक वास्तविक वेग तथा सैद्धांतिक वेग का अनुपात होता है। वेग गुणांक का औसत मान 0.97 होता है। वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन का अनुपात विसर्जन गुणांक कहलाता है। विसर्जन गुणांक का मान 0.62 होता है। प्रतिरोध गुणांक Cr का मान 0.063 होता है। वेग गुणांक विसर्जन गुणांक तथा संकुचन गुणांक में संबंध विसर्जन गुणांक CD बराबर वेग गुणांक Cv × संकुचन गुणांक Cc होता है।
किसी वृत्ताकार पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए औसत वेग तथा अधिकतम वेग के बीच अनुपात 1/2 होता है। किसी पाइप के बाहरी दीवार की मोटाई उसकी त्रिज्या r के बराबर होती है। चैनल का सबसे अधिक मितव्ययी खंड अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट होता है। किसी मितव्ययी त्रिभुजाकार चैनल के साइड की दीवार का ढलान 45 डिग्री लिया जाता है। चैनल में विसर्जन मापने के लिए वेंचुरी फ्लूम सबसे महत्वपूर्ण यंत्र होता है। किसी अर्धवृत्ताकार वेन की अधिकतम दक्षता का मान 59.8% होता है। किसी वृत्ताकार पहिए पर लगी अर्धवृत्ताकार वेन की सैद्धांतिक दक्षता का मान 100% होता है। जेट संकोच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूक्ष्मी संकुचन गेज प्रयोग किया जाता है। पेल्टन व्हील टरबाइन स्पर्श रेखी टरबाइन होता है। फ्रांसिस टरबाइन त्रिज्य प्रवाह टरबाइन होती है। फ्रांसिस टरबाइन की दक्षता 88% होती है। घरेलू हस्त पंप में बकेट पंप प्रकार की पंप प्रयोग किया जाता है। पंप को चलाने से पूर्व उसमें से हवा निकालने की क्रिया को पिन्हान कहा जाता है। अब केंद्रीय पंप 40 मीटर तक पानी को निकाल सकता है। उच्च शीर्ष पंप 60 मीटर ऊंचाई तक कार्य करता है। मिश्रित टरबाइन में अच्छी से अरी की ओर जल प्रवेश करता है। खुली चैनल में क्रांतिक गहराई के अंदर विशिष्ट ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। स्ट्रोबियर में विसर्जन का मान ऊंचाई h के समानुपाती होता है। आरफिस प्रवाह ऊर्जा हानि को h कोष्ठक में 1 - W2 से ज्ञात किया जाता है। वेंचुरी मापी को पाइप तथा कंठ के व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जली ढाल रेखा HGL का मान पाइप के मध्य रेखा के ऊपर अथवा नीचे हो सकता है। HGL बोले तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। वृत्ताकार पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए डार्सी का घर्षण गुणांक का मान 64/RE, जहाँ RE रेनॉल्ड्स संख्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चेजू गुणांक की विमा L⁻1/2 T⁻−1 होता है। चेजी के घर्षण गुणांक का मान 1/√AF होता है, जहाँ चेजी के घर्षण गुणांक का मान 1/√F गुणांक के समानुपाती होता है, जहाँ F घर्षण गुणांक घर्षण है। यदि किसी आयताकार चैनल का विशिष्ट ऊर्जा E हो तो उसकी क्रांतिक गहराई का मान YC = 2/3 E होगा। जब चैनल की तली को प्रवाह की दिशा में ऊपर उठा दिया जाता है तो यह प्रतिकूल ढाल एडवर्स स्लोप कहलाता है। वेंचुरी फ्लो में कंठ के 2/3 भाग गहराई पर अधिकतम प्रवाह होता है। द्रवी उछाल की ऊंचाई का मान संयुक्त गहराई के भिन्न होता है। टरबाइन की विशिष्ट गति स्पेसिफिक स्पीड इकाई शीर्ष पर इकाई शक्ति उत्पन्न करती है। पारा और ठोस सतहों के मध्य स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होती है। मैनोमीटर का प्रयोग कम दाब के सटीक मापन के लिए गैस प्रवाह के न्यूनतम वेग के लिए प्रयोग किया जाता है। वेग समान होने पर प्रवाह का वेग समान माना जाता है। वह क्षेत्र जिसमें श्यानता का मान सीमित रहता है सीमा परत कहलाता है। द्रव के क्रांतिक प्रवाह की अवस्था में एक आयताकार जल संयोजक में विशिष्ट ऊर्जा का मान प्रवाह की गहराई के 3/2 गुना के बराबर होता है। मुख मापी अर्थात माउथ मीटर का प्रयोग खुले जल संयोजक में प्रवाह मापने में प्रयोग नहीं किया जाता है। पाइप में उच्च क्रांतिक वेग के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 होता है। द्रवी ढाल I = घर्षण के कारण शीर्षानी HF अपान नल की लंबाई L होता है। पाइप में घर्षण के कारण शीर्षानी HF = 4FL_V²/2GD होती है। वायुमंडल में निकास पर शीर्षानी H एग्जॉस्ट = V²/2G होता है। आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्षानी HE = 0.5 V²/2G होता है। किसी बंद गेट में गेट के दोनों तरफ प्रतिक्रिया का मान P/2 sin अल्फा होता है। बांध के ऊर्ध्वाधर दीवार पर प्रति मीटर लंबाई पर द्रव दाब का मान WH²/2 होता है। बांध को स्थायित्व में रहने के लिए आधार पर तनन, दीवार की खिसकना तथा बांध का घूमना जांच किया जाता है।
बाह्य मुखांग के लिए विसर्जन गुणांक का मान मुखांग यानी माउथ पीस की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी सीधे कोण वाले नाच के विसर्जन ज्ञात करने के लिए सूत्र Q बराबर 8/15 CD√2G कैपिटल H के पावर 5/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक आयताकार नाच पर विसर्जन का मान H के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। जब पानी नाच के ऊपर से प्रवाहित होता है तो उसे नेपी कहा जाता है। शिपोलेटरी वियर द्वारा विसर्जन ज्ञात करने के लिए फ्रांसिस का सूत्र 1.84 LH के पावर 3/2 होता है। एक वियर जो समान रूप से बांध में स्पिलवे के रूप में प्रयोग किया जाता है ओजी वियर कहलाता है। किसी पाइप का शक्ति संचरण करने की तीव्रता कैपिटल H माइनस HF अपान कैपिटल H होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब शुद्ध धनात्मक चूसर शीर्ष में पंप की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता तब कोटर निर्मित हो जाता है। गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए एयर लिफ्ट पंप प्रयोग में लाते हैं। एक अपकेंद्री पंप की दक्षता को आयतनिक दक्षता, संपूर्ण दक्षता, यांत्रिक दक्षता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब कुएं में जल स्तर जमीन स्तर से नीचे है लेकिन स्थानीय पानी के स्तर के ऊपर है तो यह आर्टिशियन कुआं कहलाता है। एक ओजी वियर के ऊपर स्त्राव शिपोलेटरी वियर के समान होता है। तीव्र अपकेंद्री पंप में बैकवार्ड फेसिंग ब्लेड होता है। अर्धवृत्ताकार वेन में पहिए की अधिकतम तीव्रता का मान 100% होता है। किसी लंबी पाइप में ऊर्जा का व्यापक नुकसान घर्षण के कारण होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन में अधिकतम दक्षता जब निकास द्वार पर निक्षेप वेग सदिश का कोण 90 डिग्री हो तो प्राप्त की जाती है। तरल प्रवाह में स्थिर पीजोमेट्री दाब हेड की लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो वेग समान हो जाता है। यदि जलीय ढाल को इकाई मान लिया जाए तो मिट्टी के इकाई क्षेत्र में प्रवाह अनुपात पारगम्यता गुणांक कहलाता है। विकेट गेट प्रतिक्रिया टरबाइन के गाइड फलक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पेल्टन व्हील में आमतौर पर बाल्टी की चौड़ाई जेट के व्यास का 5 गुना होता है। एक टरबाइन में कोटरण का मुख्य कारण कम दबाव होता है। पश्चाग्र पंप कम विसर्जन उच्च शीर्ष के लिए अनुकूलतम होता है। जब कोई तरल किसी पाइप में होकर बहता है तो तरल का वेग पाइप के केंद्र पर अधिकतम तथा दीवार के पास कम होता है। घर्षण के कारण व्यय ऊर्जा बराबर होने पर किसी नलिका से हस्तांतरित शक्ति अधिकतम कुल आपूर्ति का 1/3 भाग होती है। एक आयताकार चैनल का सबसे मितव्ययी खंड जिसकी द्रव्य माध्यमान गहराई या द्रव्य त्रिज्या गहराई के 1/2 भाग के बराबर होती है। एक खुले जल संयोजक में पानी की गहराई क्रांतिक गहराई से कम है तो प्रवाह टॉरेंशियल प्रवाह कहलाता है। वह द्रव जिसकी श्यानता विकृति के दर के या अपरूपण विकृति के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है तो न्यूटोनियन द्रव कहलाती है। एक आवेगी टरबाइन की अधिकतम द्रव चालित क्षमता 1 + cos 5/2 होती है। फ्रांसिस टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन होती है। अपकेंद्री पंप में रेगुलेटिंग वाल्व निर्वाहक नलिका पर लगाया जाता है। पश्चाग्र पंप के स्लीव को सैद्धांतिक विसर्जन तथा वास्तविक विसर्जन के अंतर द्वारा परिभाषित किया जाता है। स्थूल कंक्रीट में 40 mm माप की गिट्टी प्रयोग में लाते हैं। छतों व फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग किया जाता है। चूना कंक्रीट को एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है। मिलावा अर्थात एग्रीगेट सीमेंट कंक्रीट की स्वीकार्यता में सुधार लाता है। वह इसका संकुचन रोकता है और आयतन बढ़ाता है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 10% से 15% तक होता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग उन्हीं संरचनाओं पर किया जाता है जिस पर केवल संपीड़न बल कार्य करता है। कंक्रीट के द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति सघनता अर्थात कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंक्रीट की सघनता अथवा स्वीकार्यता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण अर्थात स्लम्प टेस्ट किया जाता है।
M5 व M7.5 ग्रेड की कंक्रीट अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्प सीमेंट कंक्रीट नींव व फर्शों के नीचे आधार कोट के रूप में डाली जाती है। सघन कंक्रीट अर्थात डेंस कंक्रीट पर्याप्त जलरोधी होती है। M25 ग्रेड की ऊपर की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। इस श्रेणी की कंक्रीट का उपात्मान शून्य होता है। उच्च भार वाली कंक्रीट का मान 3400 से 4000 kg पर मीटर क्यूब होता है। एल्यूमिना सीमेंट को शीघ्र जमने में शक्ति देता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमा काल को बढ़ाता है। साधारण सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 40% होती है। सीमेंट का प्रारंभिक जमा काल ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के कारण होता है। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 11% तक होती है। सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करने के लिए चालनी विश्लेषण किया जाता है। सीमेंट का निर्दोषिता परीक्षण ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। पुल, सड़क, हवाई अड्डा तथा मरम्मत कार्य के लिए शीघ्र कठोरी सीमेंट अर्थात रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। बहते पानी के अंदर कंक्रीट कार्य हेतु शीघ्र जमने वाली कंक्रीट प्रयोग किया जाता है। सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का उपयोग नहरों के आस्तरीकरण, जल सेतु, समुद्री संरचनाओं व सीवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट, बेराइट, लौह गोले इत्यादि भारी मिलावट कहलाते हैं। सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए मिलावे का संतुलन मान 45% से तथा घर्षण मान 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। जल में ठोसों की अनुमत सीमा IS 325 के अनुसार ठोस के प्रकार कार्बनिक पदार्थ के लिए अधिकतम अनुमत सीमा 200 mg पर लीटर और कार्बनिक पदार्थ के लिए अधिकतम अनुमत सीमा 3000 mg पर लीटर, सल्फेट के लिए 400 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा होती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्थूल कंक्रीट कार्य पर अल्प ऊष्मा पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीटिंग कार्य 15 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य किया जाता है। कंक्रीट मिश्रण में जल व सीमेंट की मात्रा भार के अनुसार लिया जाता है, न कि आयतन के अनुसार। कंक्रीट मिश्रण में भार के अनुसार जल व सीमेंट का अनुपात जल सीमेंट अनुपात कहलाता है, वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। सामान्यतः 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर कंक्रीट सामर्थ्य ग्रहण नहीं करता है। कंक्रीट में 1% वायु रहने पर इसकी सामर्थ्य में 5% की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंक्रीट की सघनता व स्वीकार्यता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण यानी स्लम्प टेस्ट किया जाता है। अधिक जल सीमेंट अनुपात अपनाने से कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। 10% अधिक पानी मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य 15% घट जाती है, जबकि 30% अधिक पानी मिलाने पर कंक्रीट की सामर्थ्य में 50% की कमी होती है। गोल व घनाकृति वाला मिलावा प्रयोग करने से कंक्रीट की स्वीकार्यता यानी वर्कबिलिटी अच्छी प्राप्त होती है। जब कंक्रीट में मोटे मिलावे का अधिकतम माप 38 mm से बड़ा हो तो अवपात परीक्षण यानी स्लम्प टेस्ट नहीं किया जाता है। अवपात परीक्षण में प्रयुक्त साँचे की ऊपरी व्यास 10 सेंटीमीटर व निचली व्यास 20 सेंटीमीटर लिया जाता है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर लिया जाता है। सड़क पेमेंट की कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक परीक्षण किया जाता है। निम्न स्वीकार्यता वाली कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक का मान 0.85 होता है। अच्छी स्वीकार्यता वाली कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक का मान 0.95 होता है। कंक्रीट की सघनता BV सघनता मापी परीक्षण द्वारा किया जाता है। मिलावे का अधिकतम माप कंक्रीट अवयव की मोटाई का 1/2 से 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए 150 mm माप का मानक घन बनाया जाता है। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के आधार पर IS 456-2000 में कंक्रीट सीमेंट के 15 ग्रेड सुझाए गए हैं। M10 व M20 ग्रेड की कंक्रीट सामान्य ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। M60 से M80 ग्रेड की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट कहलाती है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट को वरीयता दी जाती है। कंक्रीट मिश्रण के लिए मोटे तौर पर पानी का लगभग मात्रा सीमेंट के भार का 30% तथा मिलावे के भार का 5% ली जाती है। बालू में 5 से 6% नमी आने पर बालू अपने प्रारंभिक आयतन का 20 से 40% फूल जाता है। स्तंभ, डाट तथा भारी धरण के लिए M25 ग्रेड की कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवार, पूर्व निर्मित अवयव, पुल इत्यादि के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट
प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्माबंदी हटाने की अवधि सीमेंट के प्रकार, अयोग्य की स्थिति, वायुमंडलीय दशा आदि पर निर्भर करता है। फर्माबंदी के दौरान तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। धरन की तली के पटरे को हटाने की अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। स्लैब की तली के पटरे हटाने की अवधि 3 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट दीवार स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पटरे हटाने की अवधि 16 से 24 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। नत टेके यानी रैकिंग शोर प्रायः भूमि से 30 से 75 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सीमेंट के भंडारण में 3 महीने बाद सामर्थ्य में 20% की कमी हो जाती है, जबकि 2 वर्ष बाद सामर्थ्य में 50% की कमी हो जाती है। सीमेंट भंडारण हेतु गोदाम का फर्श सामान्य भूमि तल से 45 सेंटीमीटर ऊपर स्थित होना चाहिए। सीमेंट के बोरों को दीवार के कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। एक लाट में अधिकतम 15 बोरी से अधिक सीमेंट नहीं रखना चाहिए। कंक्रीट बनाने के लिए इसके संघटकों का निर्धारित अनुपात में मापने की क्रिया घन मापन या बैचिंग कहलाता है। एक बोरी सीमेंट का भार 50 केजी होता है, जिसका आयतन 35 लीटर होता है। जब कंक्रीट को हस्त मिश्रण विधि द्वारा मिलाया जाता है तो कंक्रीट में 10% अधिक सीमेंट मिलाया जाता है। कंक्रीट की आंतरिक कुटाई अपनाने से लगभग 15% सीमेंट की खपत कम होती है। कंक्रीट सतह पर भरे पड़े उभारों व गड्ढों को समतल करना स्क्रीडिंग कहलाता है। कंक्रीट में गुरमाल समतल संक्रिया स्क्रीडिंग के बाद किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से बनी कंक्रीट की न्यूनतम 7 दिन तक तराई करना चाहिए। शीघ्र कठोरी सीमेंट से बनी कंक्रीट की तराई 4 से 7 दिन तक किया जाता है। कंक्रीट के 28 दिन की तराई पर कंक्रीट में 90% सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने साधारण कंक्रीट की तराई का ताप 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रस्तुत की है। सुघट्य अवस्था में कंक्रीट में मोटे मिलावे का महीन व सीमेंट पानी की लुगदी से अलग हो जाना कंक्रीट का पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन कहलाता है। कंक्रीट में 2% रिक्तियाँ होने पर इसकी सामर्थ्य 10% से अधिक घट जाती है। ताज़ा सुघट कंक्रीट बिछाते समय करनी चलाने कुटाई करने पर इसकी ऊपरी सतह पर पानी का प्रकट होना निस्तरवण अर्थात ब्लीडिंग कहलाती है। कंक्रीट की अनुमान सामर्थ्य फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 0.7 √FCK न्यूटन पर mm² होता है। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कंक्रीट की सामर्थ्य का लगभग 1/10 गुना लिया जाता है। कंक्रीट पिंड से जल रीसन का प्रतिरोध अपारगम्यता कहलाता है। मोटे मिलावे का समुचित श्रेणीकरण तथा महीन मिलावे की मात्रा बढ़ाने से कंक्रीट की अपारगम्यता बढ़ती है। कंक्रीट के सूखने पर संकुचन तथा गीला होने पर प्रसार होता है। इस क्रिया को नमी प्रचलन अर्थात मॉइस्चर मूवमेंट कहते हैं। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की कुल संकुचन विकृति 0.0003 लिया जाता है। कंक्रीट का औसत तापीय प्रसार गुणांक 9 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कंक्रीट पर भार पड़ने के कारण समय के साथ सीधे विकृति का निरंतर बढ़ना कंक्रीट का विसर्पण यानी क्रीप कहलाता है। जिप्सम को सम्मिश्रक के अंतर्गत नहीं लिया जाता है क्योंकि यह सामान्य सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना, बेंटोनाइट, धूम, भस्क, केओलिन इत्यादि सम्मिश्रक होते हैं जो कंक्रीट की सुघारता को बढ़ाते हैं। त्वरक कंक्रीट की कठोरीकरण की दर बढ़ाने तथा शीघ्र सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले सम्मिश्रक होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एक सम्मिश्रक होता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा सीमेंट के भार का 2% तक लिया जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड भी एक अच्छा त्वरक होता है जिसका प्रयोग दाब से हो रहे रिसाव यानी लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। चीनी एक प्रभावी मंदक यानी रिटार्डर होता है। इसकी मात्रा सीमेंट के भार का 0.2% लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंक्रीट के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। पानी के अंदर सामान्यतः सादा सीमेंट कंक्रीट प्रयोग किया जाता है और इसकी कुटाई नहीं किया जाता। पानी के अंदर कंक्रीट डालते समय जल सीमेंट अनुपात का मान 0.6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी के अंदर कंक्रीट डालते समय उसका अनुपात मान 100 से कम व 180 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। पानी के भीतर कंक्रीटिंग ट्रेमी द्वारा किया जाता है।
समुद्र में प्रबलित कंक्रीट के लिए M30 ग्रेड रखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। निर्माण जोड़ वहाँ दिए जाते हैं जहाँ बंकन आघूर्ण व कर्तन बल का प्रभाव न्यूनतम हो। यह पाठ के मध्य 2/3 भाग में दिया जाता है। बड़े निर्माण कार्यों पर निर्माण जोड़ 18 मीटर की दूरी से अधिक नहीं दिए जाते हैं। स्लैब के लिए निर्माण जोड़ स्लैब के पाठ के मध्य में ऊर्ध्वाधर स्थिति में मुख्य प्रबलन के समांतर दिया जाता है। स्तंभों के लिए निर्माण जोड़ जहाँ पर स्तंभ व उस पर आधारित धरन का संगम होता है उसके 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे क्षैतिज दिशा में दिया जाता है। दीवार के लिए निर्माण जोड़ कुर्सी तल, खिड़की की देहल तथा छत स्लैब व दीवार के संगम पर क्षैतिज में दिया जाता है। कंक्रीट में ताप बढ़ने पर प्रसार के कारण आंतरिक संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है तथा तापक्रम घटने पर संकुचन के कारण तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। BIS के अनुसार कंक्रीट की दीवार में प्रसार जोड़ 30 मीटर की दूरी पर दिया जाता है। अधिक अनुपात वाली कंक्रीट का संकुचन अधिक होता है। छतों, दीवारों, फर्शों में 5 से 10 मीटर की दूरी पर संकुचन जोड़ दिया जाता है। संकुचन जोड़ तथा प्रसार जोड़ दोनों एक साथ दिए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उच्च सामर्थ्य वाले कंक्रीट में जल सीमेंट अनुपात 0.40 से 0.45 लिया जाता है। उच्च सामर्थ्य वाले कंक्रीट बहुतलीय भवनों, स्तंभों, पाइलों, रेलवे स्लीपर, पुल और पूर्व प्रबलित संरचनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीडल वाइब्रेटर में कंपनों की संख्या की आवृत्ति 3000 से 7000 प्रति मिनट होती है। कंपन को कंक्रीट में 45 से 90 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी पर घुसाया जाता है। कंपक को वाइब्रेटर अर्थात कंपक को यदि धरन के किसी भी भाग में कोई बल नहीं लग रहा है तो उस भाग में नमन आघूर्ण का मान सरल रेखीय ढंग से बदलेगा। धरन में जिस स्थान पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है वह बिंदु नति परिवर्तन बिंदु अर्थात नम परिवर्तन बिंदु अर्थात काल्पनिक हिंज बिंदु कहलाता है। नमन आघूर्ण का मान धरन के नति परिवर्तक बिंदु स्थान पर 0 होता है। धरन में नमन आघूर्ण परिवर्तन की दर का मान कर्तन बल के बराबर होता है। यदि धरन के किसी भाग में समवितरक भार यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है तो उस स्थान पर सरल रेखीय ढंग से कर्तन बल का मान बदलता है। धरन में कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट अनुप्रस्थ बल के कारण उत्पन्न होता है। जब धरन में केवल नमन प्रतिबल उपजता है तो वह शुद्ध या सरल नमन यानी प्योर बेंडिंग कहलाता है। किसी पिंड का संपूर्ण भार उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। वह बिंदु जहाँ पर किसी क्षेत्रफल का सारा प्रभाव संकेंद्रित है क्षेत्रफल केंद्र यानी सेंटर ऑफ एरिया या केंद्रक सेंट्रॉयड कहलाता है। किसी सर्वांगसम पदार्थ का गुरुत्व केंद्र तथा परिकेंद्र दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। किसी वृत्ताकार काट के जड़त्व आघूर्ण को πd⁴/64 से ज्ञात किया जाता है। किसी वृत्ताकार खंड का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण का मान πd⁴/32 होता है। ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण IZZ बराबर IXX प्लस IYY, IZZ बराबर πd⁴/64 प्लस πd⁴/64 अर्थात IZZ बराबर πd⁴/32 होता है। जो आघूर्ण की इकाई सेंटीमीटर/4 होती है। धरन में नमन प्रतिबल धरन की लंबाई की दिशा में उत्पन्न होता है। धरन में तनाव तथा संपीड़न दोनों एक ही अवस्थाओं में यंग मापांक यानी E का मान समान माना जाता है। किसी धरन की सामर्थ्य का पता कर्तन तथा नमन प्रतिबल से लगाया जाता है। किसी धरन की नमन दृढ़ता का मान यंग मापांक E तथा उसके जड़त्व आघूर्ण I के गुणनफल के बराबर होता है अर्थात नमन दृढ़ता बराबर E×I। वह कॉलम जिसके दोनों सिरे कब्जेदार हो तो आयलर का बहकाव सूत्र π²EI/l² होगा जहाँ L बराबर l होगा। यदि एक सिरा बद्ध तथा दूसरे सिरे पर कब्जेदार हो तो आयलर का बहकाव भार का सूत्र 2π² EI/l² होगा
जहाँ कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल बाई √2। शुद्धालंब धरण पर यदि संवितरित भार लग रहा हो तो अधिकतम ढलान का मान स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल के पावर क्यूब अपन 24 EI। यदि प्राप्त धरण पर संवितरित भार आ रहा है तो प्राप्त धरण में अधिकतम ढलान का मान स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल के क्यूब अपन 6 EI होगा। छोटे कॉलम के लिए तन्यतानुपात का मान 30 से कम होता है। एक सिरा बद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र कॉलम का बहकाव भार का मान π² EI अपन 4 स्मॉल एल के स्क्वायर होगा, जहाँ कैपिटल एल बराबर 2 स्मॉल एल। यहाँ पे कैपिटल एल बराबर प्रभावी लंबाई है जबकि स्मॉल एल वास्तविक लंबाई है। शाफ्ट का न्यूनतम व्यास 25 mm होता है। शाफ्ट पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान 1.25 × औसत बल आघूर्ण होता है। किसी ठोस शाफ्ट के लिए शाफ्ट की मरोड़ विकृति ऊर्जा का मान Q² अपन 4 × G गुणे शाफ्ट का आयतन होता है। जब आबद्ध धरण पर बिंदु भार आ रहा हो तो नमन आघूर्ण के आधार पर आबद्ध धरण शुद्धालंब की अपेक्षा 2 गुना अधिक मजबूत हो जाता है। किसी आबद्ध धरण का कड़ापन शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यदि आबद्ध धरण पर संवितरित भार लगा हो तो उसके केंद्र पर अधिकतम नमन आघूर्ण का मान स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल का होल स्क्वायर अपन 24 होगा। यदि आबद्ध धरण पर संवितरित भार आ रहा हो तो धरण के दोनों सिरों पर नति परिवर्तक बिंदु का मान 0.211 स्मॉल एल होगा, जहाँ स्मॉल एल वास्तविक लंबाई है। जब आबद्ध धरण पर संवितरित भार आ रहा है तो नमन आघूर्ण के आधार पर आबद्ध धरण शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक मजबूत होता है। यदि आबद्ध धरण के पूर्ण लंबाई पर संवितरित भार आ रहा है तो धरण में अधिकतम विक्षेप का मान स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल के पावर 4 अपन 384 EI होगा। संवितरित भारित अवस्था में आबद्ध धरण शुद्धालंब धरण की अपेक्षा 5 गुना अधिक कड़ेपन वाली होती है। यदि आबद्ध धरण फिक्स बीम के मध्य भार पर केवल बिंदु भार संकेंद्रित हो तो अधिकतम नमन आघूर्ण का मान कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एल के पावर अपन 8 होगा। जब आबद्ध धरण पर संकेंद्रित भार लगा हो तो आबद्ध धरण का अधिकतम विक्षेप का मान कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एल के पावर 3 अपन 192 गुणे E गुणे I होगा। शुद्धालंब धरण पर यदि संवितरित भार लगा हो तो अधिकतम ढलान का मान स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल के पावर 3 अपन 24 EI होगा। जब किसी उपांग पर अच्छी तनन भार लगता है तो उसमें उत्पन्न सामान्य प्रतिबल का मान अधिकतम कर्तन बल के बराबर होगा। आयतनिक विकृति बोले तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मान PD अपन 2TE कोष्टक में 5/2 - 2/5 स्मॉल m होगा। संयुक्त छड़ का उसके स्वयं के भार के कारण उसके लंबाई में वृद्धि PL अपन पहले कोष्टक में A गुणे EX कोष्टक बंद प्लस दूसरे कोष्टक में AY × EY कोष्टक बंद होती है। विरूपित छड़ यानी डिफॉर्म बार को लटकाए जाने पर स्वयं के भार के कारण उसके लंबाई में वृद्धि का मान 4PL अपन πE कैपिटल D स्मॉल d से ज्ञात किया जाता है। किसी ठोस शाफ्ट में अधिकतम प्रतिबल 16 गुणे T अपन πD³ उत्पन्न होगा। यदि L लंबाई वाली धरण में नमन आघूर्ण का मान स्थिर है तो संचित विकृति ऊर्जा का मान mL² अपन 2EI होगा। यदि किसी शाफ्ट का बलयुग्म में T तथा नमन आघूर्ण M हो तो अधिकतम मान प्रतिबल नमन प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल के बीच अनुपात 2M/T होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि किसी कॉलम के दोनों सिरे बद्ध हों तो उसकी समतुल्य लंबाई 0.5 गुणे प्रभावी लंबाई होगी। मध्यम कॉलम के लिए अनुपात का मान 32 से 120 के मध्य होता है। शुद्धालंब धरण जिसके मध्य भाग पर समान भार लगा है, यदि उसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो धरण के विक्षेप में
1/2 गुना वृद्धि हो जाएगी। किसी आयताकार धरण खंड पर जिस पर समान भार लग रहा है की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्षेपमान 8 गुना हो जाएगा। यदि प्राप्त धरण पर संवितरित भार लग रहा है तो उसका नमन आघूर्ण आरेख परवलयाकार होगा। यदि प्रास धरण के स्वतंत्र सिरे पर बिंदु भार कार्य कर रहा है तो नमन आघूर्ण आरेख त्रिभुजाकार होगा। आयलर का सूत्र लंबे कॉलम के लिए प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तनुतानुपात का मान कॉलम के खंड की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यदि किसी कॉलम की दोनों सिरों को बद्ध कर दिया जाए तो समतुल्य लंबाई L तथा वास्तविक लंबाई स्मॉल l के बीच संबंध कैपिटल L बराबर स्मॉल l/2 होगा। छोटे कॉलम सीधे प्रतिबल द्वारा यानी डायरेक्ट स्ट्रेस द्वारा विफल होते हैं। लामी का सिद्धांत मोटे बेलनाकार खोल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी पतले बेलनाकार खोल का विकल्पन हुप प्रतिबल के आधार पर किया जाता है। यदि पतले बेलनाकार खोल में आंतरिक दाब P हो तो अधिकतम अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान P/D/4T होगा। ब्रेक तथा क्लच में स्प्रिंग का प्रयोग बल को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यदि किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट का कर्तन प्रतिबल टाउ है तो शाफ्ट में संचित विकृति ऊर्जा का मान τ²/4C × शाफ्ट का आयतन होगा। किसी शुद्धालंबी धरण जिस पर बिंदु भार लगा है का अधिकतम विक्षेप का मान धरण के मध्य पर होगा। यंग मापांक का मान सीधा प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होता है। जब किसी अवयव पर भार बढ़ाते जाते हैं तो उसमें विकृति ऊर्जा σ² × V/2E के रूप में संचित होगी। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात कर्तन मापांक कहलाता है। यह SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। प्रत्येक पदार्थ हुक के नियमों का पालन प्रत्यास्थता सीमा यानी इलास्टिसिटी लिमिट में करता है। बाहर निकली धरण का प्रतिनमन बिंदु आलंबों के बीच में होता है। धरण की सामर्थ्य प्रतिच्छेद के आकृति मापांक Z पर निर्भर करती है। शाफ्ट में अपरूपण प्रतिबल का न्यूनतम मान अक्ष पर तथा अधिकतम मान बाहरी रेशे पर होता है। एक शुद्धालंब धरण जिसके दोनों किनारों से L/3 दूरी पर संकेंद्रित भार W लग रहा है तो अधिकतम नमन आघूर्ण का मान W × L/3 होगा। यंग मापांक तथा बल्क मापांक के बीच संबंध कैपिटल E बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2 म्यू होता है जहाँ म्यू पॉइसन रेशियो है। यदि किसी आयताकार छड़ की लंबाई स्मॉल l तथा चौड़ाई स्मॉल b और मोटाई स्मॉल t हो तो तथा अच्छी खिंचाव बल P लगा हो तो आयतन विकृति E कोष्टक में 1 - 2/m होगा। आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक संयुक्त छड़ कॉपर तथा स्टील को जोड़कर बनाया गया तथा उसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो कॉपर में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। यदि संयुक्त छड़ को 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा किया जाए तो कॉपर में तनन प्रतिबल होगा। संयुक्त छड़ का मापांक अनुपात उसके प्रत्यास्थ मापांक का अनुपात होता है। ढलवा लोहे के लिए तनुता अनुपात 0.286 होता है।
यदि किसी गोली वृत्ताकार धरन का व्यास स्मॉल डी तथा लंबाई में विकृति P/E और पार्श्व विकृति 2P/ME हो तो आयतन विकृति कोष्ठक में P/E माइनस 2P/ME होगा। किसी पदार्थ पर बार बार भार लगाकर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली कमी फटिग कहलाती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पहले तार के रूप में खींचा जा सके तन्यता कहलाता है। पाइजन अनुपात का मान पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि किसी पदार्थ को पराभव बिंदु से आगे भारित किया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात दृढ़ता मापांक कहलाता है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पाइजन अनुपात कहलाता है। किसी धरन के सामर्थ्य आकृति मापांक पर निर्भर करता है। अभिकल्पन हेतु शाफ्ट पर अधिकतम बल आघूर्ण उसके औसत से बहुधा 25 से 30% तक अधिक लिया जाता है। शाफ्ट में अधिकतम कर्तन प्रतिबल परिधि पर होता है। यदि किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका जड़त्व आघूर्ण का मान A⁴/12 होगा। शाफ्ट में सामान्यतः नरम कार्बन स्टील इस्पात प्रयोग किया जाता है। यदि धरन के संपूर्ण लंबाई पर नमन आघूर्ण का मान स्थिर हो तो विकृति ऊर्जा का मान m×L²/2×EI होगा। आकस्मिक भार की दशा में क्षण पदार्थ में उपजी प्रतिबल तीव्रता का मान उसकी भार का धीरे धीरे लगाने की अपेक्षा 2 गुना अधिक होती है। यदि प्रतिबल P तथा यंग मापांक E और खंड का आयतन V हो तो क्षण में एकत्रित ऊर्जा का मान U बराबर P² × V/2E होगी। आकृति मापांक की इकाई सेंटीमीटर क्यूब होती है। Z बराबर I/Y। नमन समीकरण M/I बराबर F/Y बराबर E/R होता है। वे पतले खोल कहलाते हैं जिनमें दीवार की मोटाई उसके व्यास से 1/20 से कम होता है। धरन की प्रभावी विस्तार को दो आलंबों के बीच की दूरी होती है। इस्पात का घनत्व 750 kg/m³ होता है। मृदु इस्पात का ब्रिनेल कठोरता संख्या 130 होती है। अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात सुरक्षा गुणांक कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है प्रत्यास्थता कहलाता है। पदार्थ के जिस गुण के कारण वह झटकों या घातों का विरोध करता है कड़ापन कहलाता है। रेखीय विकृति यानी लीनियर स्ट्रेन कर्तन विकृति यानी शियर स्ट्रेन का 1/2 गुना होता है। यदि किसी पदार्थ का यंग मापांक E तथा आयतन मापांक K व पॉइजन अनुपात का मान 1/m हो तो सही संबंध होगा। E बराबर 3 के कोष्ठक में 1 - 2/m होगा। या फिर इसे बोलते हैं E बराबर 3 के कोष्ठक में 1 - 2μ। पॉइजन अनुपात का मान पार्श्व विकृति एवं लंबाई में विकृति का अनुपात होता है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल तीव्रता उसके कारण उत्पन्न हुई विकृति के सीधे समानुपाती होती है। इंजीनियरिंग कार्यों में सामान्यतः सभी पदार्थों का प्रयोग पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में किया जाता है। मुख्य समतल पर कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है। यदि किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता यंग मापांक E, स्थूल मापांक K तथा पॉइजन अनुपात μ हो तो E बराबर 3 के कोष्ठक में 1 - 2μ होगा। यदि किसी प्रिज्माकार छड़ की सभी मापें 2 गुना कर दिया जाए तो अधिकतम प्रतिबल का मान उसके स्वयं के भार का 2 गुना अधिक बढ़ जाएगा। किसी पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अर्थात PD/4T
तथा हुप प्रतिबल यानी PD/2T के प्रतिबल के बीच अनुपात 1/2 होगा। पाइजन अनुपात का सीमा मान 0 से 0.5 होता है। यदि पदार्थ के सभी गुण सभी दिशाओं में समान हो तो वह आइसोट्रोपिक कहलाती है। जब किसी उपांक पर अच्छी तनन भार लग रहा है तो अधिकतम समान प्रतिबल का मान अधिकतम कर्तन प्रतिबल का 2 गुना होगा, अर्थात टाउ मैक्स बराबर टाउ मैक्स/2 सिग्मा मैक्स/2। जब जल का प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है तो वह सिंचाई कहलाती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। काली मृदा कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। भारत में अधिकतर सतही सिंचाई विधि अपनाई जाती है। धान की खेती की सिंचाई प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ढालू भूमि पर सिंचाई के लिए चक विधि अपनाया जाता है। बाग व फलोद्यानों के लिए सिंचाई के लिए द्रोणी या बेसिन विधि अपनाई जाती है। आलू, मूंग, प्याज, लहसुन इत्यादि फसलों की सिंचाई के लिए कुंड विधि अपनाया जाता है। ऊसर भूमि में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 0.25% होती है। मृदा में जल की वह मात्रा जिसके पश्चात पौधे अपनी बढ़ोतरी के लिए मृदा से पानी और अधिक नहीं ले सकते ग्लानिक गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक परिशुद्ध मान ज्ञात करने के लिए स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। भारत में वर्षा मापने के लिए साइमन वर्षा मापी प्रयोग किया जाता है। टिपिंग बुकेट वर्षा मापी, तुला प्रकार का वर्षा मापी व प्लव प्रकार का वर्षा मापी इत्यादि स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी होते हैं। अपवाह यानी रन ऑफ तथा कुल वर्षा के अनुपात को अपवाह गुणांक कहते हैं। अपवाह गुणांक का मान इकाई से कम होता है। एक अपवाह क्षेत्र से वर्षा में जितने घन मीटर पानी उपलब्ध होता है वह अपवाह क्षेत्र की लब्धि कहलाती है। इंग्लिश सूत्र द्वारा अपवाह ज्ञात करने का सूत्र R बराबर 0.85 P माइनस 30.5 होता है। नदियों का अधिक मात्रा में निःसरण ज्ञात करने के लिए उस पर वियर बनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लाल मृदा यानी रेसिडुअल सॉइल ग्रेनाइट, नीज तथा अन्य चट्टानों के अपघटन से बनती है। धान, मक्का, तंबाकू, मूंगफली, ज्वार, जौ, दाल इत्यादि के उपज के लिए सबसे उपयुक्त मृदा अवशिष्ट मृदा होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। क्षारीय मृदा को कल्लर भूमि के नाम से जाना जाता है। रेतीली मृदा को मरुभूमि यानी डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। बालू के कणों का आकार 2 mm से 0.06 mm के बीच होता है। मृत्तिका के कण 0.002 mm से भी कम होता है। नई रचित जलोढ़ मृदा खादर मृदा कहलाती है। इसकी उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। क्षारीय लवणों वाली भूमि का pH मान 7 के ऊपर होती है। बंजर भूमि का pH मान 11 होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। गन्ना, चाय, कपास, रबर, तंबाकू इत्यादि नकदी फसलें होती हैं। फसल के लिए सिंचाई तीव्रता का मान 40 से लेकर 60% लिया जाता है। किसी फसल को निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी जलों की कुल गहराई को डेल्टा कहा जाता है। ड्यूटी इकाई पानी की सिंचन क्षमता होती है। गेहूं को सामान्यतः फसल काल में 37.5 सेंटीमीटर जलों की आवश्यकता होती है। कपास की फसल को 8 मासी फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संपूर्ण कृषि नहरी क्षेत्र का प्रतिशत जिस पर एक बार में सिंचाई किया जाता है सिंचाई तीव्रता कहलाता है। किसी फसल को बोने से काटने तक का समय फसल काल कहलाता है। एक क्यूमेक दिन का मान 8.65 हेक्टेयर मीटर के समतुल्य होता है।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। खुले कुओं की दीवार को स्टेनिंग दीवार के नाम से जाना जाता है। नलकूप का औसत विसर्जन का मान 40 से 50 लीटर पर सेकेंड होता है। भारत में अधिकतर मुक्त सिंचाई विधि अपनाई जाती है। ऐसी जलधारी परत जिसमें भौम जल तल ऋतु परिवर्तन के अनुसार ऊपर नीचे होता है मुक्त जल वृत्त यानी अनकन्फाइंड एक्वेफर कहलाती है। पाताल तोड़ कुएं उत्स्रुत कुएं अर्थात आर्टिशियन वेल गहरी घाटियों में पाए जाते हैं। ड्यूटी डी तथा डेल्टा व आधार काल में निम्न संबंध। डेल्टा बराबर 8.64 B/D मीटर में होता है। चावल की फसल के लिए मोगा गुणांक का मान 637 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। जिन फसलों के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता नहीं होती उसे शुष्क फसल के रूप में जाना जाता है। खुले कुएं की ड्यूटी 3 हेक्टेयर होती है। नहर की ड्यूटी सबसे अधिक मोगा पर होती है। कंटूर नहर द्वारा केवल एक तरफ सिंचाई किया जाता है। जब नहर की किसी एक कंटूर का अनुसरण करते हुए अथवा इसके समांतर बनाई जाती है तो समोच्च रेखीय नहर कहलाता है। कंटूर लाइन कैनाल। कंटूर नहर अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है। अतिवाही नहर यानी स्केप कैनाल सिंचाई के काम नहीं आती है। यह नहर प्रणाली में सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है। दो नदियों नहरों व झीलों को आपस में कड़ी नहर द्वारा जोड़ा जाता है। रीज नहर द्वारा अपने दोनों तरफ के क्षेत्रों की सिंचाई गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा किया जाता है। नदी के पानी को नहर से मोड़ने के लिए नदियों पर हेड वर्क से बनाया जाता है। क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण मुख्य नहर पर शाखा नहर में पानी को छोड़ने के लिए लगाया जाता है। मुख्य नहर शाखा नहर के लिए पोषक का कार्य करती है। मुख्य नहर से पानी निःसरण का मान 200 से 350 क्यूमेक तक होता है। शाखा नहर से पानी का निःसरण 30 क्यूमेक से अधिक होता है। बंधारा सिंचाई एक लघु सिंचाई व्यवस्था है जो यह 500 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। बंधारा से ऊपर निकलने वाला पानी का निःसरण ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र प्रयोग करते हैं। Q बराबर 1.7 LH⁴/2। निघर्षण स्लूज का प्रयोग नहर में सिल्ट को रोकने के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नहर खंड के क्षेत्रफल तथा भीगी परिमाप के अनुपात को द्रव्य मध्यमान गहराई कहते हैं अर्थात m बराबर A/P। नहर में उसके क्रांतिक वेग पर उसमें न तो सिल्टिंग और न ही निघर्षण होता है। डिजिम नहर में प्रवाह क्रांतिक वेग पर होता है। नहर में मुक्तांतर उसके पूर्ण सप्लाई तल ऊपर लिया जाता है। नहर का अधिकतम मितव्ययी खंड अर्धवृत्ताकार होता है। लेजी के सिल्ट गुणांक f तथा सिल्ट के औसत कड़ों का व्यास d mm में निम्न संबंध स्थापित करता है अर्थात f बराबर 1.75 √d mm में। जब नहर का आधार काल बढ़ाया जाता है तो नहर की ड्यूटी घट जाती है। वर्षा का मापन mm यानी मिलीमीटर में किया जाता है। नहर के किनारे सर्विस रोड की न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर रखी जाती है। नहर का पूर्ण प्रदाय तल जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। करेंट मीटर का प्रयोग नहर में प्रवाह वेग नापने के लिए किया जाता है। कैनेडी के अनुसार नहर में सिल्ट परिवहन शक्ति का क्रांतिक वेग V0 के पावर 5/2 के समानुपाती होता है। रिजिम नहर का औसत वेग V तथा द्रव्य मध्य गहराई R मीटर में हो तो लेजी का सिल्ट गुणांक f 5/2 × V² होता है। जब सिंचाई नहर का आधार तल नदी नाले की तली से पर्याप्त ऊंचा होता है तो नहर को नाले के ऊपर से गुजारा जाता है। यह जल सेतु कहलाता है। जब सिंचाई नहर को नदी नाले के तल से नीचे से निकाला जाता है तो यह साइफल सुपर पैसेज कहलाता है। जब सिंचाई नहर तथा नालों के आधार तलों में अंतर बहुत कम होता है तो सामान्यतः नहर के तल को कुछ नीचे गिरा दिया जाता है। यह साइफन नहर कहलाती है। अधर स्लूज का ऊपरी तल नहर नियामक तल से 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है। विभाजक दीवार नहर के अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। कंक्रीट नहर में पानी का वेग 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर 3 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोलिक जंप को रोकने के लिए प्रतिरोधक दीवार इंग्लिश टाइप प्रपात में दिया जाता है। नलकूप का औसत विसर्जन 40 से 50 लीटर पर सेकेंड होता है।
जलाशय में एकत्रित पानी को 10 लाख घन मीटर की इकाई अथवा हेक्टेयर मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। जलाशय में मुक्तांतर समांतर 1.25 से लेकर 2 मीटर रखा जाता है। प्रपुंज वक्र का प्रयोग जलाशय की धारिता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाखड़ा बांध एक संचायक स्टोरेज प्रकार की श्रेणी में आता है। भाराश्रित ठोस बांध के लिए भूकंपीय त्वरण का मान 0.1 G से लेकर 0.2 G लिया जाता है। बांध पर जल का कुल क्षैतिज दाब P बराबर WH²/2 सूत्र के अनुसार ज्ञात किया जाता है। भाराश्रित बांध का परिच्छेद एक समकोण त्रिभुज जैसे होता है। उत्प्लव मार्ग के समांतर मुख्य बांध में ही बनाया जाता है। स्पिलवे को बांध का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां मौसमी नदियां की श्रेणी में आती हैं। बाढ़ के समय बांध में अतिरिक्त पानी उत्प्लव मार्ग द्वारा निकाला जाता है। जलाशय से पानी लेने के लिए इन टैंक का प्रयोग किया जाता है। 2000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल यानी CCA से कम सिंचाई परियोजना लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक मध्य सिंचाई परियोजना और 10,000 हेक्टेयर से अधिक मुख्य सिंचाई परियोजना कहलाती है। भाखड़ा नागल परियोजना तथा टिहरी बांध परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। नहर के किनारे खतान की अधिकतम गहराई 1 मीटर होती है और निश्चायिक मौका का प्रयोग सबसे अधिक सिंचाई कार्यों में लिए जाते हैं। शारदा प्रपात यानी फाल्स कम पात प्रपात के लिए प्रयोग किया जाता है। लेसी के अनुसार रिजिम चैनल में जली माध्य गहराई R सिल्ट गुणांक f के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R बराबर 5/2 कोष्टक में V²/f। वियर, धारा मापी, वेंचुरी मापी और फ्लूम का प्रयोग नहर में निःसरण मापने के लिए किया जाता है। अर्धवृत्ताकार नहर खंड अस्तरीकृत नहरों के लिए प्रयोग किया जाता है तथा समलंबाकार अस्तरीकृत नहरों के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहरों के लिए चौड़ाई B तथा गहराई D में निम्न संबंध है। कैपिटल D बराबर 0.5√B। नहर हेड रेगुलेटर नहर के शीर्ष पर जहाँ पर यह नदी से निकाली जाती है बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 में पारित हुआ। संगठन के लिए रेखी संगणक, स्टाफ संगणक, रेखी तथा स्टाफ संगणक प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। नींव में चूना कंक्रीट को निर्माण अनुसूची में शामिल किया जाता है। नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य निर्माण अनुसूची में शामिल किया जाता है। रोड रोलर संयंत्र अनुसूची में शामिल किया जाता है। मिस्त्री तथा बढ़ई को श्रम अनुसूची में शामिल किया जाता है। वास्तविक प्रगति को बार चार्ट आयोजित प्रगति चार्ट के ठीक नीचे बनाया जाता है। वास्तविक प्रगति को लाल रंग से दर्शाया जाता है। 5 मीटर की सक्रिया को खंडित रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यदि शीघ्रतम घटना समय TE तथा विलंब घटना समय TL हो तो क्रांतिक पथ TL-TE होगा। निर्माण अनुसूची के लिए बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। बार बोले तो पटरी चार्ट में बायां छोर क्रिया को प्रारंभ करने का समय तथा दायां छोर समाप्त करने का समय दर्शाता है। बार यानी पट्टी की लंबाई क्रिया की अवधि को दर्शाता है। पट्टी की मोटाई का कोई महत्व नहीं है। PERT का पूर्ण रूप कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षित विधि अर्थात अंग्रेजी में प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। संक्रिया के लिए औसत संभावित समय TE तथा सक्रिया का आशावादी समय T0 व सक्रिया का सर्वाधिक संभावित समय TM का और संक्रिया का निराशावादी समय TP हो तो सक्रिया के लिए औसत संभावित TE बराबर T0 + 4TM + TP के अपान 6 होगा। उद्योग धंधों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण विधि अपनाया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD में खंड का प्रभारी अधिशासी अभियंता होता है। रोकड़ बही पत्र फार्म संख्या 1 पर छापा जाता है। स्टॉक का छमाही रजिस्टर प्रपत्र संख्या 12 पर बनाया जाता है। स्टॉक का
आगत व निर्गत रजिस्टर प्रपत्र 8 पर बनाया जाता है। बिल कार्ड का प्रयोग स्टॉक में सामान की शुद्ध स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। अवर अभियंता प्रति माह अपने अनुखंड की सामग्री का लेखा प्रपत्र संख्या 13 पर बनाता है। एक गैंग लगभग 10 से 15 किलोमीटर सड़क की लंबाई का देखरेख करता है। 10 से 50,000 लागत तक के लिए लघु कार्य में आता है। किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान के लिए लिखित प्रमाण को वाउचर कहा जाता है। माप पुस्तिका MB प्रपत्र संख्या 33 पर छपता है। मास्टर रोल प्रपत्र संख्या 21 पर बनाया जाता है। कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन आदि के लिए परियोजना के लिए एस्टिमेट का 1.5 से 3% रखा जाता है। राज्य का लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी महालेखाकार होता है। सरकारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक लिया जाता है। वॉल्यूम 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो मिलते हैं वॉल्यूम 2 के साथ।